हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हेडिंग डलवाई थी, विभव मापी का सिद्धांत, उसी की बात करेंगे। ये उससे पहले एक सिंपल सा नोट पढ़ाऊंगा, एक सिंपल सा क्या पढ़ाऊंगा, नोट। क्या नोट है भी? पहली बात, इस नोट को समझने के लिए आपको 2-3 बात ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बात? एक बात आप हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी वायर आपको दिया हुआ है, कोई भी वायर, अगर जैसे मान लो इसको ही समझ लो, मान लो ये एक वायर है, तो इस वायर में करंट की डायरेक्शन हमेशा एक ही होगी। एक ही का मतलब करंट या तो बेटा ऐसे फ्लो होगा, करंट या तो ऐसे फ्लो होगा या करंट ऐसे फ्लो होगा। कभी भी किसी भी वायर में दोनों तरफ से करंट नहीं आ सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी किसी भी वायर में दोनों तरफ से करंट फ्लो नहीं हो सकता। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में भी काम में आया था और ये अब भी काम आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे काम आया था? व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे काम आया था कि वो जो उसमें इस तरह काइट की स्ट्रक्चर थी और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, तो करंट गैल्वेनोमीटर वाली साइड में या तो ऊपर से नीचे करंट जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि करंट उधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, करंट की टक्कर होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। करंट हमेशा एक के कारण ही फ्लो होता है। ठीक, अगली बात, एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी सर्किट में सेल या बैटरी लगी हुई है, यदि किसी भी सर्किट में सेल या बैटरी लगी हुई है, तो करंट हमेशा सेल या बैटरी के हाई पोटेंशियल से, उच्च विभव से कहां आता है? निम्न विभव पर, लो पोटेंशियल पर, बड़े डंडे से छोटे डंडे पर करंट आता है। ठीक, और लास्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको नोट सिखाऊंगा मैं कि अगर किसी सर्किट में 2 सेल लगे हुए हैं, अगर किसी सर्किट में 2 सेल लगे हुए हैं और अब हमको इस सर्किट में ये चेक करना है कि करंट कैसे फ्लो होगा, तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि पहले तो आप देखो, पहले तो आप दोनों सेल के कारण करंट की जो डायरेक्शन है वो देख लो कि दोनों सेल के कारण करंट फ्लो करवा के देख लो। ध्यान रखना, कभी भी इस रूल को नहीं तोड़ना है। ये रूल हमेशा काम करेगा कि कभी भी करंटों की आपस में टक्कर नहीं होगी, कभी भी करंट ऐसे सामने नहीं आएंगे, या तो करंट ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, कभी करंट की आपस में टक्कर नहीं होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, अगर 2 सेल लगे हुए हैं और दोनों सेल से करंट फ्लो करवाने पर करंट की आपस में टक्कर हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम केवल एक सेल के कारण करंट फ्लो करवाएंगे, और वो एक सेल कौन सा होगा? वो एक सेल वो होगा जिसका ईएमएफ ज्यादा है। इस लाइन को मैं वापस बोल रहा हूं, यदि किसी सर्किट में 2 सेल लगे हुए हैं और दोनों सेल के कारण करंट फ्लो करवाने पर करंट की आपस में टक्कर हो रही है, तो हम टक्कर नहीं करवाते कभी भी। हम क्या करेंगे? हम एक सेल के कारण फ्लो कराएंगे करंट हमेशा, और वो एक सेल कौन सा होगा? वो एक सेल वो होगा जिसका ईएमएफ ज्यादा है। जैसे ध्यान से समझना बात, मैं एक सिंपल डायग्राम दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू सर्किट। चित्रानुसार ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये एक सेल लगा हुआ है, ये दूसरा सेल लगा हुआ है, और यहां पर बेटा जी ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ध्यान से देख लो,
ये एक सेल लगा है, ये दूसरा सेल लगा है और ये क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है। इस सेल का ईएमएफ मान लीजिए है E1, इसका ईएमएफ कितना मान लिया, E1, इसका ईएमएफ मान लीजिए कितना है, E2। अब हमें देखना है कि किस किस तरह की कंडीशंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि दो अपने पास में सेल लगे हुए हैं, एक सेल का ईएमएफ E1 है और दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, ठीक। अब मान लीजिए इसका नाम मैं लिख दूं A, B, C और D। ये A B C D ये हमने सब क्या दे दिया बेटा, नाम दे दिया, ठीक। अब हम देखते हैं कौन से सेल के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। अब आप देखो, पहली बात ध्यान रखना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, करंट की कभी टक्कर नहीं होती। कितनी बात करनी बेटा आपको, दो। पहली बात, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। और दूसरी बात, करंट की कभी टक्कर नहीं होती है, ठीक। अगर टक्कर होने तो क्या करेंगे, तो करंट दो सेल की बजाय एक सेल ही फ्लो करवाएगा, और वो भी कौन, ज्यादा ईएमएफ वाला। ये बात ऐसे, इसको ये बातों को अपने को यहां अप्लाई करना है, ध्यान से समझना। कैसे, इस सेल के कारण करंट अगर फ्लो करवाओ तो कैसे फ्लो होगा। अगर आप इस E1 वाले सेल के कारण करंट फ्लो करवाओ तो अपने को पता है करंट होता है हमेशा बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो करंट यहां से निकलेगा ऐसे और ऐसे और ऐसे, यानी कि इस पहले सेल के कारण करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। पता है ना ये बात, एक तो होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं अपन, इस चीज को अपन बोलते हैं, देखो दो चीज होती हैं, पहले बता देता हूं मैं आपको। एक तो होता है ये वाला तरीका, एक होता है ये वाला तरीका, ठीक। कौन सा तो क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की तरह घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के अपोजिट घूमना। तो आप सभी समझ गए ना, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मान लो यहां सामने घड़ी लगी हुई है, तो घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन को कहा जाता है बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान से समझना, पहले हर बच्चे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जैसे घूमती है, मान के चलो आपकी स्क्रीन पे सामने क्या लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है। अब वॉच की सुई जैसे घूमती है, उस सुई की डायरेक्शन जो है घूमने की, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका अपोजिट, ठीक। अब आप इन दोनों में से बताओ मेरे को, कौन सी तो क्लॉकवाइज और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, ध्यान से समझना। दो डायरेक्शन आपको बता रहा हूं बेटा जी, और इन दोनों डायरेक्शन में आपको बताना है मेरे को कि सर कौन सी तो क्लॉकवाइज है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी भोला भाला बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नहीं पता हो, ठीक। तो ये दो आपको दिखाई हैं, आप बताओ कौन सी तो क्लॉकवाइज है बच्चों और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। पहले तो ध्यान रखना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। अब समझना कैसे है कि हर बच्चे को पता है ना घड़ी में क्लॉक कैसे क्लॉक में सुई कैसे घूमती है, ऐसे। तो सुई जैसे घूमती है वो तो
क्लॉकवाइज, ठीक, और उसके अलग वाली एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये वाली ये ऐसे है, कप 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 ऐसे, ठीक, तो ये कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्लॉकवाइज। और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाला तो कौन सा है? क्लॉकवाइज। नीचे वाला कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है बेटा वामाव्रत, और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणाव्रत, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, अब आप इन दोनों में इसमें बताओ मेरे को कि कौन से सेल के कारण तो करंट क्लॉकवाइज आएगा और कौन से सेल के कारण करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आपको ध्यान से इस डायग्राम को देखना है और सब बच्चों को फिर सोचना है और तुरंत लिखो कॉपी पेन लेके इस डायग्राम में देख के, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है कि E1 सेल, ये वाला सेल जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से E2 सेल जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है हमेशा कि हर सेल हमेशा बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ करंट फ्लो करता है। करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलता है, हाई पोटेंशियल से निकलता है, उच्च विभव से निकलता है और खत्म कहां होता है? छोटे डंडे, लो पोटेंशियल, निम्न विभव पर, ठीक है। तो बताओ पहला वाला कैसे करंट फ्लो करेगा? तो सब बता सकते हैं। पहले वाले का बड़ा डंडा है ये वाला, छोटा डंडा है ये वाला, तो इस वाले से करंट निकलेगा ऐसे, तो करंट ऐसे निकलेगा। तो ऐसे निकला तो आप एरो बना सकते हो, कैसे कि पहले वाले से करंट निकलेगा उस डायरेक्शन में, लिख दिया मैंने I1, पहले का करंट I1, बड़ा डंडा उससे तीर लगा दिया I1। तो कैसे फ्लो होगा? पहले सेल से ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? घड़ी के सेम कि घड़ी के अपोजिट? बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है? घड़ी के सेम की घड़ी के अपोजिट? ये है घड़ी के अपोजिट। घड़ी के अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, पहला सेल ऐसे करंट फ्लो करवा रहा है। दूसरे सेल की देखते हैं। दूसरा सेल का बड़ा डंडा ये रहा, छोटा डंडा ये रहा, बड़े डंडे से करंट निकलेगा उधर ऐसे, तो ये आ गया I2। तो ये I1, ये I2 दूसरा सेल ऐसे करंट फ्लो करवा रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है घड़ी के समान, घड़ी के इक्वल मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगली बात, अब आप देखना, इसका करंट ऐसे आएगा, इसका करंट ऐसे आएगा और इस लाइन पे, AB लाइन पे करंट की क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। ध्यान से देखो बेटा, इसका करंट ऐसे निकला, इसका करंट ऐसे निकला और करंट की क्या हो रही है? टक्कर। और मैंने यही तो बताया आपको कि करंट की कभी टक्कर आपको नहीं करवानी। अरे करंट की टक्कर कभी भी नहीं करवानी, करंट टक्कर भी होती नहीं है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा अगर आपने करंट की टक्कर करवा दी। तो क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि इससे करंट निकला ऐसे, इससे करंट निकला ऐसे। अगर करंट की टक्कर हो रही है तो दोनों में से कोई एक ही करंट फ्लो करवाएगा, या तो वो या वो। और कौन सा? जिसका EMF ज्यादा है, ठीक। जैसे 3 कंडीशन आपके पास पॉसिबल है, केस 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। हमारे पास कुल मिलाकर 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक। देखते हैं कौन सी कंडीशन लगती है। केस 1 हो सकता है इफ, यदि
E1 बड़ा हो E2 से। ठीक। केस सेकंड, इफ यदि E1 छोटा हो E2 से। केस थर्ड, इफ यदि E1 इक्वल हो E2 के। तो अपने पास कुल मिलाकर कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन, कि यहां पर इन दोनों सेल के ईएमएफ में 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं, 3 स्थितियां संभव हैं। कौन कौन सी स्थिति संभव है? पहली स्थिति कि दोनों का ईएमएफ में हो सकता है उसका ईएमएफ बड़ा हो। दूसरी कंडीशन, इसका ईएमएफ बड़ा हो। तीसरी कंडीशन, दोनों का ईएमएफ इक्वल हो। कुछ बच्चे इन साइन में कंफ्यूज रहते हैं, वो ध्यान रखना। जिधर मुंह बड़ा, जिधर मुंह खुला, उधर वाला बड़ा। इसमें जिधर मुंह खुला, उधर मुंह खुला, तो E1 बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो। E1 बड़ा हो, पहले सेल का ईएमएफ बड़ा हो। इसमें इधर लेफ्ट राइट साइड मुंह खुला है, तो मतलब E2 बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो। दूसरे सेल का ईएमएफ बड़ा हो। यहाँ पे दोनों तरफ कुछ है ही नहीं, इक्वल, मतलब दोनों सेल का ईएमएफ क्या हो? इक्वल हो। ध्यान से समझना। अब बिकॉज यहां बेटा करंट की टक्कर हो रही है, तो जिस सेल का ईएमएफ बड़ा है वो सेल करंट फ्लो करवाएगा। अगर पहले सेल का ईएमएफ बड़ा है तो पहला सेल करंट फ्लो करवाएगा। अगर दूसरे सेल का ईएमएफ बड़ा है तो दूसरा सेल करंट फ्लो करवाएगा। और अगर किसी भी सेल का ईएमएफ बड़ा नहीं है, किसी भी सेल का ईएमएफ छोटा नहीं है, मतलब दोनों सेल का ईएमएफ बराबर है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दोनों सेल करंट फ्लो करवाएं, क्योंकि अगर दोनों सेल करंट फ्लो करवाएंगे तो फिजिक्स का एक रूल टूट जाएगा कि करंट की टक्कर नहीं होती। ठीक है ना बात? बल्कि करंट की टक्कर आपस में ऐसे नहीं, यहां से I1 यहां से टकराएंगे, कभी करंट कभी टकराते नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखना। हम क्या लो लगाएंगे यहाँ पे? जिसका ईएमएफ बड़ा, उस सेल के कारण करंट फ्लो होगा। ठीक, देखो E1 बड़ा, तो मतलब पहला सेल करंट फ्लो करवाएगा। तो पहले सेल के कारण करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे। ऐसे मतलब कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? ये है घड़ी के अपोजिट, मतलब कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें I मतलब करंट कैसे फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ठीक, और डायरेक्शन क्या आएगी? ए से बी, बी से सी से डी से ए। डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी ए बी सी डी ए, ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक, अगर E1 बड़ा है तो। ठीक, अगला देखते हैं। अगर E2 बड़ा है तो करंट कौन फ्लो करवाएगा? E2 बड़ा है तो E2 से करंट फ्लो होगा। ऐसे मतलब कौन सी डायरेक्शन है बेटा? ये क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। डायरेक्शन, दिशा, धारा की दिशा, करंट डायरेक्शन कैसे आएगी? बी से फिर ए से फिर डी से फिर सी और फिर बी। ठीक, तीसरा E1 E2 दोनों बराबर, तो करंट फ्लो नहीं होगा। I will not flow, यानी कि करंट विल नॉट फ्लो, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये तो समझ जाएंगे तो बच्चे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने यहां लिख दिया पहले ही। ठीक है, पूरा बोर्ड तो आ रहा है ना? मैं देख लेता हूं कैमरे में कि मोबाइल की स्क्रीन पर पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंप्लीट बोर्ड आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका हो तो मैं इसको और जूम कर देता हूं। ये देखो कट जाएगा, लेकिन और जूम से तो बेटा इतना ही बहुत है। ठीक है ना? इतना ही बहुत है, सही रहेगा। समझते हैं आगे, ध्यान देना। क्या बता रहा हूं मैं? हम बता रहे हैं
किस तरह करंट फ्लो होगा। आपको समझा दिया मैंने। अब ध्यान रखना, बताना तीनों कंडीशन में किस कंडीशन में तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी और किसमें नहीं हिलेगी, किसमें डिफ्लेक्शन होगा, किसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखो इसमें सीधी सी बात है, जब करंट आ रहा है तब डिफ्लेक्शन होगा, करंट नहीं आ रहा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप, डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा देखते हैं। इसमें करंट आ रहा है तो मतलब लिख देंगे गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन मतलब धारामापी विक्षेप दर्शाएगा, धारामापी विक्षेप दर्शाएगा। ठीक है, इसमें भी करंट आ रहा है, दूसरे में भी, तो इसमें भी क्या होगा, सेम बात, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, धारामापी विक्षेप दर्शाएगा। तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। इसमें करंट ही नहीं आया तो लिख देंगे ये हो गई नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, हिंदी में बोलेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति, या इसको अविक्षेप की स्थिति भी कह सकते हैं। भी तो ये तीन चीज समझनी है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखना है। क्या कहानी है कि दो सेल लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। अगर ऊपर वाला बड़ा तो ऊपर वाले के कारण करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक ऐसे। नीचे वाला बड़ा तो नीचे वाले के कारण करंट फ्लो होगा ऐसे। कोई बड़ा नहीं तो नल डिफ्लेक्शन, तो नल डिफ्लेक्शन। ये कंडीशन पूरी ध्यान रखना। क्या क्या समझाया है, दो सेल लगे हैं E1 और E2, ठीक है, दोनों एक साथ करंट फ्लो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ करंट फ्लो करेंगे, इसका करंट ऐसे निकलेगा, इसका करंट ऐसे निकलेगा, दोनों करंट टकराएंगे। और सर ने बताया फिजिक्स में रूल होता है कि कभी भी दो करंट आपस में टकराते नहीं है, ठीक है। टकराते क्यों नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताओ भी। सर ने कहा टकराते नहीं है करंट, क्यों नहीं टकराते, बहुत आसान जवाब देखना कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर करंट ऐसे भी फ्लो हो रहा है मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, जबकि हो एक सकता है ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो उच्च, ये निम्न, वो हाई, ये लो। लेकिन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये हाई ये लो, मतलब करंट का ऐसे टकराना, तो करंट का टकराना इस बात को डिनोट करता है कि वो हाई है और वो लो है, वो हाई है और वो लो है। क्योंकि एक करंट तो एक को हाई और एक को लो बताता है, जबकि दूसरा करंट एक को हाई एक को लो बताता है। और दोनों करंट जिन जिनको हाई लो बताते हैं वो सारी बात उल्टी है। मतलब सीधी सी बात क्या है कि दो करंट कभी टकरा नहीं सकते हैं, टकराएंगे तो पता ही चलता कौन हाई कौन लो, इसलिए टकराते नहीं है, ठीक है। तो दो सेल लगे हुए हैं, दोनों सेल एक साथ करंट फ्लो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि करंट टकरा जाएंगे, तो टकराते कभी भी नहीं है। फिर कौन करेगा, जिसका ईएमएफ बड़ा, E1 बड़ा है तो पहले वाला करंट ऐसे फ्लो करेगा। इस डायरेक्शन का नाम एंटी क्लॉकवाइज है, नाम लिख दिया। करंट आएगा तो सुई हिलेगी, डिफ्लेक्शन भी आएगा। E2 बड़ा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन भी आएगा। दोनों बराबर हैं, करंट फ्लो ही नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नल डिफ्लेक्शन। कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज, ये यहां मैंने
समझा दिया था, घड़ी के सेम क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा ये सिंपल ध्यान रखना है कहानी। इसके बाद अपन आएंगे आगे प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर पर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पर, और इसमें अपने लिए ये थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा? थर्ड, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या आएगा, विभव मापी का प्रिंसिपल क्या आएगा कि वो नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है, वो अविक्षेप की स्थिति में काम करते हैं। ये ध्यान रखना आप, इसलिए ये अगले लेक्चर में काम आएगा अपने बहुत ज्यादा। ये है सिद्धांत विभव मापी का, कि ये आगे आएगा, लिखना नहीं है, लिखना तो केवल पूरा नोट डाल के लिख लेना है। नंबर फर्स्ट पे ये वाला पेज, नंबर सेकंड पे ये वाला पेज, नंबर थर्ड पे ये वाला पेज, इतना लिखना है। इस और ये पूरा याद होना चाहिए, काम में ही आएगा इस तरह से अपने, कि ध्यान रखना इसको उल्टा सीधा रखना कि दोनों बराबर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मतलब दोनों बराबर। रिजल्ट क्या है पूरे वीडियो का? एक ऊपर एक नीचे, दोनों बराबर तो सुई नहीं हिलेगी, तो सुई नहीं हिलेगी, सुई नहीं हिली तो दोनों बराबर। अरे ये बात सुन, दो बात है। पहली बात, दोनों बराबर तो सुई नहीं हिलेगी, दूसरी बात, सुई नहीं हिलेगी तो दोनों बराबर। इतना सोचना, फिर बताऊंगा अगले वीडियो में, ये नोट करो।